नहीं, सिलेंड्रिकल हेलिक्स में कंप्लीट नहीं हुआ था। सिलेंड्रिकल हेलिक्स में हमने एक थ्योरम दिया था आपको होमवर्क में, ठीक है। थ्योरम में हमने आपको दिया था होमवर्क मेरे हिसाब से हम एक निकलते निकलते हमने एक थ्योरम कराया था, शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी अ हेलिक्स इज दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल शुड बी पैरेलल टू द फिक्स्ड प्लेन। ये थ्योरम हम क्लास से करा के निकले थे, है ना। हाँ, हम करा के निकले थे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, मतलब इसके जितने थ्योरम्स हैं उसमें से एक या दो थ्योरम आपको पेपर में मिल जाएगा। कई बार 2 मार्क्स में प्लस मेन क्वेश्चन में, कई बार 2 थ्योरम कंबाइंड करके मेन क्वेश्चन में। हेलिक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, ठीक है। और इसके जितने थ्योरम्स कराए हैं उन्हीं थ्योरम्स में से एक थ्योरम्स आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। जैसे एक थ्योरम और कराने जा रहे हैं, अगर आप यूपीएच वगैरह अनसॉल्व पलट करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसके थ्योरम कितने रैपिडली पूछे जाते हैं, ठीक है। एक थ्योरम और लिखिए द कर्वेचर कप्पा and torsion t of the helix are in constant ratio to the curvature kappa 1 of plane curve C1 obtained by the projection C on the plane perpendicular to the axis of helix are connected by the relation kappa is equal to kappa 1 sin square alpha, tau is equal to kappa 1 sin alpha cos alpha, where alpha is the angle which the curve makes with generator. ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप इस थ्योरम को देखें तो इसमें आपको 5 चीजें दिख रही होंगी, कप्पा, ट, कप्पा 1, अल्फा, 4 चीजें, क्योंकि इसमें कहीं ट1 का जिक्र नहीं किया है, ठीक है। 4 चीजें हो गई, कप्पा, ट, कप्पा 1, अल्फा। कप्पा और ट सिलेंड्रिकल हेलिक्स से जुड़े किसी कर्व सी का कर्वेचर है, ठीक। इतना पहले हम बनाते हैं। सबसे पहला काम है सिलेंड्रिकल हेलिक्स को बनाना। ये cylindrical helix, this is called axis of helix AI, ठीक। ये
2 एक्सेस है, जो भी हो फर्दर हमको मतलब नहीं है, ठीक है। कह रहा है इस सिलेंड्रिकल हेलिक्स से जुड़ा हुआ एक कर्व सी ले लीजिए। सिलेंड्रिकल हेलिक्स से जुड़ा हुआ एक कर्व हमने ले लिया सी, ठीक है। इस कर्व सी का कप्पा और टर्म कर्वेचर और टॉर्शन है, ठीक। मान ले रहे हैं ये कर्व सी इसके जिस पॉइंट पर खींचा गया है, आपको पता है आर्बिटेरी पॉइंट लेते हैं, है ना। आर्बिटेरी पॉइंट को डिनोट करते हैं एक्स से। 3 डायमेंशन में दैट पॉइंट इज कॉल्ड x1, x2, x3, ठीक है। ये हमारा सिलेंड्रिकल हेलिक्स था। इसके किसी आर्बिटेरी पॉइंट से कोई कर्व जुड़ा हुआ है, दैट आर्बिटेरी पॉइंट इज x1, x2, x3 एंड सी बी द कर्व, ठीक। सी का डायरेक्ट कर्वेचर कप्पा है और टॉर्शन ट है। यहां से फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको आर्क लेंथ कहते हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एस। फिर देखिए कह रहा है, पढ़िए, वेयर अल्फा इज द एंगल विच द कर्व मेक्स विथ द जनरेटर। कर्व जो एंगल जनरेटर से बनाएगा वही सेम एंगल इससे बनाएगा, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। कई बार आपको बताएंगे कि ये जो एंगल इससे बनाएगा ये भी वही एंगल इससे बनाएगा। तो अगर अल्फा जनरेटर से बनने वाला एंगल है, दैट मीन्स अल्फा इससे बनने वाला एंगल है। इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब देखिए इसका प्रोजेक्शन लिया गया है, पढ़िए। कह रहा है C1 obtained by the projection C on the plane perpendicular to the axis of helix। एक्सेस ऑफ हेलिक्स ये है, इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये है, इसमें इसका प्रोजेक्शन लिया गया है, प्रक्षेप्य परछाई, इसकी परछाई ली गई है। ये रही इसकी परछाई, चूंकि ये इसके सरफेस से शुरू हुई तो इसकी परछाई यहाँ आई, यहाँ आके खत्म हो गई। ये है C1। C1 का अर्थ हो गया प्रोजेक्शन ऑफ C। प्रोजेक्शन ऑफ C, आप C का प्रोजेक्शन कहीं पे भी बना सकते थे। क्यों इसी प्लेन में बनाया, क्योंकि आपको दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्शन लिया जा रहा है दिस इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के एक्सिस के जो परपेंडिकुलर प्लेन है हमको केवल वहीं और वहीं अपना प्रक्षेप्य लेना है। जैसे आप लोग अक्सर जाते होंगे शोरूम्स वगैरह में या कपड़े की दुकानों में, तो आप खड़े हो जाते होंगे तो ट्रायल रूम में आप देखते होंगे इधर भी शीशा, इधर भी शीशा, इधर भी शीशा, इधर भी शीशा। तो आपका बहुत सारी जगह बहुत ढेर सारी परछाई दिखती होगी। उसमें से कह रहा है वो परछाई ले लो जो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो परछाई ले लो जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रही है। उसी को क्या नाम दिया गया है, C1। C1 इज द प्रोजेक्शन ऑफ C इन विच प्लेन, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ हेलिक्स। क्लियर यहाँ तक। इसके बारे में कहा है कि इसका कर्वेचर कप्पा 1 है, इसका कर्वेचर कप्पा 1 है और कप्पा 1 ट कप्पा 1, कप्पा 1 ट कप्पा 1 इस रिलेशन के तहत आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपसे कह क्या रहा है, द कर्वेचर कप्पा, कि केवल और केवल इन दोनों के बीच में ये रिलेशन प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, सिलेंड्रिकल हेलिक्स था, सिलेंड्रिकल हेलिक्स के किसी पॉइंट पर कर्व खींचा गया, उस कर्व का प्रोजेक्शन लिया गया, कर्व का कर्वेचर और टॉर्शन दिया है, इसका कर्वेचर दिया है, तो कह रहा है सिद्ध करके दिखाओ ये तीनों आपस में इस रिलेशन के थ्रू इंटरकनेक्टेड होंगे। मतलब हम लोगों को ये रिलेशन सिद्ध करके दिखाना है अंडर दीज अजम्पशन। थ्योरम समझ में आया। जनरली इसमें बच्चों को प्रोजेक्शन नहीं समझ में आता है, इसका डायग्राम भी नहीं है बुक में।
ठीक है, दोनों ही बातें हैं। हम आपको बता दिए हैं कि एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ये हो गया, ये कोई कर्व था, इस कर्व से जुड़ा हुआ ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, इसका कर्वेचर कप्पा 1, इसका कर्वेचर कप्पा और टा, हमको ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कोई डाउट इतने में? चलिए अब देखिए, 3 एक्सिस है, x1 x2 x3। हम मान ले रहे हैं ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है और ये एक्सिस x3 है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करोगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए लिखिए प्रूफ। इसको भी नाम दे दे रहे भाई, इसको नाम दे दे रहे हैं ए का, इसको नाम दे दे रहे हैं P1 का। चलिए लिखिए, लेट द जनरेटर, क्वेश्चन के लिए बताइए भाई कितना लाइन छोड़ना है इनको? 10 लाइन छोड़ दो। 8 नहीं, बड़ा है, थ्योरम बड़ा है, वास्तव में बड़ा है। 8-9 लाइन छोड़ करके लिखिए, 10 लाइन छोड़ दीजिए लगभग। लिखिए प्रूफ में, लेट द जनरेटर, कौन है जनरेटर? AI। वो किसके पैरेलल है? x3 एक्सिस के पैरेलल है ना? मतलब हमने जो x3 एक्सिस ली है वो इस तरीके से ली है कि या तो वो जनरेटर बन जाए या वो जनरेटर के पैरेलल हो जाए। ठीक है, x3 इज पैरेलल टू AI। AI रिप्रेजेंट्स द जनरेटर। ज़रूरी नहीं है ये कि ये कोइंसाइड करें, आप इधर उधर भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर होगा कि ये हमेशा इसके क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तभी आप AI लोगे, है ना? इसलिए वो लाइन पहले ही लिखवा दे रहे हैं। लेट द जनरेटर बी पैरेलल टू x3 एक्सिस, let the generator be parallel to x3 axis and the arc length small s is measured from the point capital P, is measured from the point capital P such that capital A be the point of intersection of the curve। देख लीजिए, ये कर्व यहीं आके नहीं रुका है, ये कर्व बहुत लंबा है, क्योंकि कर्व है तो कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। x1 x2 प्लेन से कर्व का इंटरसेक्शन यदि आप लोगे तो वो कौन सा पॉइंट देगा? A। मतलब A वो पॉइंट है जो कर्व का इंटरसेक्शन देता है किससे? x1 x2 प्लेन से। बात मेरी पकड़ रहे हो आप लोग, है ना? कर्व ऐसा नहीं इतना ही है, कर्व बहुत लंबा होता है। हमने क्या किया, इस कर्व का वो सेक्टर ले लिया जो x1 x2 प्लेन से इंटरसेक्शन देता है, मतलब इतना लंबा, तभी तो उसका प्रोजेक्शन आप लोगे, है ना? जैसे अगर आपसे हम कह दें कि कोई चीज़ इनफाइनाइटली लंबी हो, उसका प्रोजेक्शन लो, तो इनफाइनाइटली लंबी, उसकी तो लंबाई आपको पता नहीं है, तो प्रोजेक्शन की लंबाई क्या खाक पता होगी? तो हमेशा प्रोजेक्शन उसी का होता है जिसकी लंबाई सीमित हो। सीमित नहीं है तो आप सीमित मान लीजिए, तभी तो आर्क लेंथ है, इसलिए। ठीक है, तो लिखिए, सच दैट कैपिटल A बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विथ x1 x2 प्लेन। ऐसे लिखोगे आप, विथ x1 x2 प्लेन। क्योंकि यहाँ की सारी क्वांटिटी जो है 1 इंडेक्स के रूप में चल रही है, तो मान लेंगे कि इसकी आर्क लेंथ भी S1 है। ठीक है, दरअसल हुआ क्या, पॉइंट P का प्रोजेक्शन P1 पे आया, तो जब यहाँ पे सब चीज़ें P से मेजर करेंगे तो यहाँ पे कहाँ से मेजर करेंगे? P1 से मेजर करेंगे। ठीक है, लिखिए,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। द आर्क लेंथ S1, the arc length S1 of projection C1 of the curve C on x1 x2 plane, full stop. Let PXI, जिसको हमने यहाँ डायग्राम में x1 x2 x3 मेंशन किया है, let PXI be the current point का मतलब arbitrary point है ना, be the current point on the generator। छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए, अब बस केवल कैलकुलेशन आप लोगों को समझनी है। यहाँ देखिए, देन इन ट्रायंगल P1A को देखिएगा, इन ट्रायंगल P1A, वी हैव, आप लोगों ने कर्वेचर का बेसिक पढ़ा था, मतलब हमको तो अभी तक जहन में है। कर्वेचर चैप्टर शुरू हुआ था, सबसे पहली लाइन जो लिखवाते थे वो यही लिखवाते थे कि ये दोनों बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है, Q टेंड्स टू P। Q टेंड्स टू P के केस में क्या होता है, ये जो आपको आर्कियल डिस्टेंस दिख रही है वो आर्क नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन होती है मतलब कर्वेचर की उत्पत्ति ही इसी कंसेप्ट से हुई है। अगर कर्वेचर का जन्म हुआ है तो कर्वेचर के जन्म के पीछे ये अजम्पशन लिया गया है कि वी हैव टू फाइंड द कर्वेचर दैट सेक्टोरियल एरिया इन विच 2 पॉइंट्स आर वेरी नियर बाई, जिसमें 2 पॉइंट इतने नज़दीक हैं कि उनके बीच की ये आर्कियल या आर्कियल नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। यहीं से उत्पत्ति हुई है कर्वेचर की। तो आपको ये जो एक्चुअल में आर्कियल डिस्टेंस दिख रही है ये आर्कियल नहीं है, ड्यू टू इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट्स दिस इज द स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, देन वी विल यूज टिनोमेट्री इन इट। हम इसमें टिनोमेट्री का बिल्कुल फ्रिक्वेंट होकर के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा कर्वेचर पढ़ते टाइम जितनी बार भी हमने पढ़ाया हमेशा इस बात को हम बताते हैं, ये एकदम अपने जहन में उतार लीजिए। आपने कर्वेचर पढ़ा हो ना पढ़ा हो डजेंट मैटर, कर्वेचर आया ही तभी है कि जब हमने 2 पॉइंट को इनफाइनाइटली स्मॉल माना है। इनफाइनाइटली स्मॉल मानने के बाद जो आपको इस तरीके से लाइन दिखती है दैट मीन्स आर्कियल लेंथ, वो आर्कियल नहीं होती है बल्कि क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन होने के कारण तब आप उसमें टिनोमेट्री लगाते हो राइट एंगल ट्रायंगल मान करके, तभी आपका कर्वेचर का फॉर्मूला निकल करके आता है। उसमें आप लिखते हैं ds² इज इक्वल टू dx² प्लस dy²। यहीं से शुरुआत थी। ये शुरुआत तभी हो सकती है जब आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज मान के चलें, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप कंसेप्ट लगाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बिहेव करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम साइन अल्फा का मान आपसे कहें कि हमको निकाल करके बताइए, तो आप कहेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, इसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, दैट मीन्स P1A। और कर्ण की बात करेंगे 90 डिग्री का एंगल ये होगा, आपको मिलेगा PA, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट आपको मिलेगा साइन अल्फा इज इक्वल टू P1A। P1A की वैल्यू है S, और जैसे ही PA की बात करेंगे ठीक वही चीज़, ये दोनों पॉइंट बहुत नज़दीक हैं तो ये बिहेव करेंगे स्ट्रेट लाइन की तरह। जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन लेंगे तो वो भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। यही क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ये है, इसका प्रोजेक्शन ये खुद है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो इसका प्रक्षेप मतलब इसकी परछाई, आप खड़े होते हो, परछाई देखो जमीन पे ऐसे लेटी हुई दिखती है, नोटिस किया है कभी ये? प्रक्षेप्य मतलब एंगल से सटा हुआ। तो अगर ये आप खड़े हो यहाँ पे, है ना, तो आपकी लेटी हुई ये परछाई आपको यहाँ दिखेगी, यही प्रोजेक्शन है। तो उस केस में इसकी लंबाई ये प्रोजेक्शन बन जाएगा। प्रोजेक्शन की लेंथ हमने कितनी मानी थी, S1, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, S1। मतलब
पी ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, एस 1, P1A मतलब S1 और PA अपॉन S। ये कंसेप्ट समझ में आया। कर्वेचर का कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो आर्कियल डिस्टेंस दिखती है ये आर्कियल नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जैसे ही ये बनेगा इसका प्रक्षेप भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो जो आर्कियल डिस्टेंस आप S1 मान रहे हो वो तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो उस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस भी कितनी होगी, S1 होगी, S1 अपॉन S। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, इससे आप निकालेंगे तो मिलेगा S1 इज इक्वल टू S साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए, उसी से कॉस अल्फा अगर आप निकाले, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा P1P और कर्ण कितना हो जाएगा PA। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू P1। अगर आप इसको माने x1, इसको x3, इसको x2, तो ये ओरिजिन होगा। सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है, ओरिजिन से। यदि इसका कोऑर्डिनेट x1, x2, x3 है तो जाहिर सी बात है ये इस एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चला होगा, x3। AI तो डायरेक्शन रेशियो है ना, ये कितनी डिस्टेंस चला होगा, x1। इस पे कितनी डिस्टेंस चला होगा, x2। इस पे कितनी डिस्टेंस चला होगा, x3। मतलब ये डिस्टेंस कितनी रही होगी, x3, है ना, x3। P1 की वैल्यू x3 अपॉन PA की वैल्यू S, जो इम्प्लाई करेगा x3 इज इक्वल टू S कॉस अल्फा। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक में कोई डाउट? आगे देखिए, सिंस, ये जरा ध्यान दीजिएगा, dxi बाई ds इज इक्वल टू dxi बाई ds, लेकिन यहाँ पे तो xi अब किसका फंक्शन होगा, S1 का, तो मिलेगा dxi बाई ds1 बाई ds, कट जाएगा, वापस से यही चीज आ जाएगी। ठीक है काजल, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिएगा dxi बाई ds इज इक्वल टू, ये समीकरण हमको ये बता दिया था कि S1 S का फंक्शन है, मतलब S1 S के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तभी हमने S1 को S के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। इज इक्वल टू dxi बाई ds1 इंटू, छोटी सी एक चीज और बताएं, आप लोग बार बार रट लगा रहे हो कि इसका कर्वेचर कप्पा 1 है, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा छोड़िए, कप्पा की परिभाषा बताइए, सबसे बेसिक परिभाषा, रेट ऑफ चेंज वाली। रेट ऑफ चेंज ऑफ TI, dTi बाई ds, है ना, ठीक है। और कप्पा 1 अगर आप निकालोगे तो dTi बाई ds1। पहले तो इसको समझिए, कप्पा इस कर्व का है तो इस कर्व की आर्क लेंथ का रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे। कप्पा 1 प्रोजेक्शन का है तो प्रोजेक्शन की आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको निकालेंगे। तो कप्पा इसके लिए मतलब इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, कप्पा 1 इसके लिए तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। हमको कप्पा 1 दोनों चाहिए, कप्पा 1 दोनों चाहिए, इसीलिए dxi बाई ds को हमने किस में चेंज किया है, dxi बाई ds1 में। अब बात कुछ समझ में आई। और इस एक्सप्रेशन को निकालने का केवल इतना मतलब है इस बात को दिखाना कि S और S1 आर लीनियरली डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है।
तो अब अगर हम बोलें आपसे ds1/ds निकालो, तो इसको s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे आप। ds1/ds इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट फिक्स एंगल है, बाहर हो गया s का डेरिवेटिव 1, दैट इज ds1/ds इज इक्वल टू साइन अल्फा। ds1/ds इज इक्वल टू साइन अल्फा। कैसे मिला? बाय डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? फिर देखिए, थोड़ा रीअरेंज कर दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट dxi/ds इज इक्वल टू साइन अल्फा dxi/ds1। इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, हम क्या खुराफात कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए। यहां देखिए, ti का मतलब होता है dxi/ds, मोटा मोटी मतलब होता है d2xi/ds²। वही कर रहे हैं। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2xi/ds² मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा? कप्पा मिलेगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझे कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। मुकेश, ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, आगे बढ़े। एक बार और क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कराइए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू s, वी गेट, जरा देखिएगा, मिलेगा d2xi/ds² इज इक्वल टू d/ds ब्रैकेट में साइन अल्फा dxi/ds1। ठीक है, साइन अल्फा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, उसको बाहर कर दें। दिस इंप्लाइज दैट d2xi/ds² इज इक्वल टू साइन अल्फा d/ds ऑफ dxi/ds1। लेकिन ये तो बेचारा किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा? s1 के। तो करवाइए। दिस इंप्लाइज दैट d2xi/ds² इज इक्वल टू साइन अल्फा। देखिएगा, ये ब्रैकेट वाला टर्म मतलब dxi/ds1 किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा? s1 के। तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, मिलेगा d/ds1, बैलेंस करने के लिए ds1/ds, ये कट जाएगा, वापस से d/ds dxi/ds1 मिल जाएगा। ठीक है, ये हम 2 लाइन मिटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत तो नहीं है ना। चलिए देखिए फिर, दिस implies that d2xi/ds² इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये देगा d2xi/ds1², और ds1/ds का मान अभी हम निकाल रखे थे, कितना आया था? साइन अल्फा मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट d2xi/ds² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा d2xi/ds1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी भाई? ठीक है, आगे बढ़े। दिख रहा होगा रिजल्ट मेरे हिसाब से, है ना। फिर देखिए, सिंस, चलिए लिखिए इतना, फिर बता रहा हूं, फालतू का काम बढ़ाया इसमें। यहां से उतारिए।
हो गया भाई। देखिए कप्पा के बारे में अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कप्पा की वैल्यू हमने आपको ये लिखवाई थी, कप्पा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डबल डैश आई डॉट एक्स डबल डैश आई। याद आ रहा है? दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डबल डैश आई डॉट एक्स डबल डैश आई। कितनी वैल्यू है इस चीज़ की वो दिखा रहे हैं। कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डबल डैश आई का मतलब डी टू एक्स आई अपॉन डी एस स्क्वायर इंटू डी टू एक्स आई अपॉन डी एस स्क्वायर, है ना। फिर देखिए मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू एक्स आई बाई डी एस स्क्वायर, डी टू एक्स आई बाई डी एस स्क्वायर का मान रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर बोलिए 4, है ना। मान रखेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा डी टू एक्स आई अपॉन डी एस वन का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर अल्फा डी टू एक्स आई अपॉन डी एस वन का स्क्वायर, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पे पावर 4 अल्फा, क्योंकि पता है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर या टेंसर के बीच में लगता है। वेक्टर टेंसर वे है जिनके ऊपर इंडेक्स होता है, इसके ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है तो उसको डॉट प्रोडक्ट से हमने बाहर कर दिया। मिलेगा आपको डी टू एक्स आई अपॉन डी एस वन का स्क्वायर डॉट डी टू एक्स आई अपॉन डी एस वन का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पे पावर 4 अल्फा कप्पा 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं, हाँ या ना कुछ बोलिए। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कप्पा 1, पहला रिजल्ट, ठीक है। दूसरे रिजल्ट के लिए देखिए, सिंस फॉर द हेलिक्स वी नो दैट, आपको पता है हेलिक्स के लिए कप्पा अपॉन ट का रेशियो कांस्टेंट होता है। कप्पा अपॉन ट इज इक्वल टू tan अल्फा विच इज कांस्टेंट। यहाँ कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट आपको ट निकालना है, ट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन tan अल्फा। कप्पा की वैल्यू है कप्पा 1 साइन स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा की जगह लिखेंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ऊपर चला जाएगा। ट इज इक्वल टू कप्पा 1, एक साइन से साइन कट जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है भाई। हो गया दोनों रिजल्ट प्रूफ। बहुत पूछा जाता है, उतार लीजिए, डायग्राम वायग्राम बना लीजिए। लिखिए सिंस वी नो दैट, इक्वेशन 4 के बाद सिंस वी नो दैट, इक्वेशन 4 के बाद सिंस वी नो दैट, तब उतारिएगा वहां से 1 2 3, फिर यहाँ आ जाइएगा। डायग्राम बन गया है, ठीक ठीक, मिल गया सब चीज, सब मिटा दी, बस ब्लैक बोर्ड पे जो लिखना है वही लिखा हुआ है। सिंस वी नो दैट, ये 3 लाइन यहां से यहां तक, फिर उधर चला जाइएगा। खत्म हो गया आपका सिलेंड्रिकल हेलिक्स।
2 दिन आ जाइए, सुबह संडे को नहीं बुलाएंगे फिर। 8 बजे से बुलाएंगे सुबह, 8 से 10। 6 बजे से आइए ना, ठीक है, 6 बजे से। 6 से 8। फिर 2 घंटे का काम सुबह और भी इसका नहीं पास शाम आएगा, में क्या मैं 6 6 से 8 कर दीजिए। 8 से 10। 4 घंटे उनका 6 से 7 क्लास है। 8 से 10, 8 से 10। ये ठीक है, 8 से 10 कर रखें। दीपांजलि का क्लास है। अरे वो तो पढ़िए। संडे को एक्स्ट्रा 7 से 9 का सब कुछ फ्री रहेगा। मैं बहुत सोच रहा चलिए संडे को ही आइए, आप लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है, संडे को ही आके पढ़ लीजिए। 10 सुबह यही होता है ना, अब जिनकी ऑनलाइन चल रही है एकदम झेला देता है। आप ये समझ लीजिए यूनिवर्सिटी की क्लास ऑनलाइन 8 बजे से चल रही है रात में, तो क्या जिनकी जो बच्चे कोचिंग करते होंगे वो नहीं पढ़ते हैं? 8 बजे चल रही है रात में, सेकेंड ईयर वालों का। अरे भाई यूनिवर्सिटी में नेटवर्क रहता नहीं है, जब ऑनलाइन पढ़ाना है तो टीचर घर ही जाके तो पढ़ाएगा, और कब पढ़ाएगा? घर जाएगा, जाने के बाद सांस लेगा, अपने काम पूरे करेगा, तब इत्मीनान से खा पी करके पढ़ाएगा। जान थोड़ी ना दे देगा कोई। केवल ये ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में एक काम बढ़ा है और कुछ नहीं हुआ है, केवल एक फालतू का काम बढ़ा है, एक हेडक बढ़ा है और कुछ नहीं बढ़ा है। भाई टेक्नोलॉजी अपने हाथ में नहीं है ना, नहीं मेरे डिपार्टमेंट में नेटवर्क आ रहा है, तुम जी प्राण तो दे नहीं देंगे, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या करें? हम तो अपना घर से लेकर के जाते हैं नेटवर्क अपना जियो, तब जा कर के हम डिपार्टमेंट में बैठ करके कुछ काम करने लायक होते हैं। यहाँ कुछ काम सिमटे मेरा, जिस दिन मोबाइल घर रह गया उस दिन तो बेकार है जाना। केवल वहाँ जा कर के ऑफलाइन काम करिए और चले आइए, पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे 11 बजे तक पहुँचते हैं, जाने के बाद पहले काम लेना, काम समझना, फिर काम करना, 3 चरण हो जाते हैं। आप जाएंगे, जाने के बाद या यहाँ से काम लेकर जाएंगे, निकालेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, देखेंगे, शुरू करेंगे, आधा पौना घंटा करते कराते उसी में निकल जाता है। तब जा कर के 2-2:30 बजे तक कुछ हल्का फुल्का काम होता है, फिर घर के लिए निकलिए, कोचिंग पढ़ाइए। घर पे तो कोई काम नहीं होगा रिसर्च का, जो होना है डिपार्टमेंट में ही होना है, चाहे 2 घंटा चाहे 3 घंटा, बस यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। इस बार हमारे कोचिंग में जो नई संस्था खुलेगी, केवल 125 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा, सबको एडमिशन नहीं देंगे, केवल 125 बच्चों का एडमिशन होगा जो कुछ करने लायक होंगे बस, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई क्लास हो, 11th 12th, केवल लिमिटेड बच्चों का एडमिशन होगा, बाकी सबको भगा देंगे। हम एसी में बैठा के आपको पढ़ाएंगे तो आप उस लायक हो तुम, है ना? पता चला आगे सब बैठ के सो रहे हैं, आराम उठा रहे हैं, तो उसमें बच्चों को पढ़ा के क्या फ़ायदा? केवल लिमिटेड एडमिशन। हमने अच्छी संस्थानों से क्या सीखा? घाय भूसे की तरह मत बैठाइए, लिमिटेड बच्चे लीजिए और लिमिटेड में जी प्राण दे के रिज़ल्ट निकलवाइए। 10-10, 8-8 बैच चला लें और आप सबका कोर्स भगाएं, उसमें अच्छे भी पिसाते हैं, बेकार भी पिसाते हैं। केवल उनको पढ़ाइए जो पढ़ने लायक है, बात ख़त्म। क्यों हम प्रेशर लें 8000 बच्चे का, जब बच्चे का ही पढ़ने का मन नहीं है तो, है ना? 80 को पढ़ाइए, ढंग के बच्चों को पढ़ाइए, बस बात ख़त्म। एक क्लास में केवल 25 से 30 बच्चे रखिए, 25 से 30 रखिए ताकि बच्चा भी कंफर्टेबल हो बैठने में। दीपांजलि आती थी अपने यहाँ, हमेशा एक बात कहती थी, मैम वहाँ आप पढ़ाती थी और यहाँ पढ़ाती, दोनों में बड़ा अंतर लगता है। वहाँ भीड़ की घबराहट में नहीं समझ में आता था, पूछने में डर लगता था कहीं हम पूछें और सब हंसने ना लग जाएं। तो जहाँ 150 होते हैं वहाँ वो पोस्टुलेट्स आता है कि प्रोबेबिलिटी घट जाती है पूछने की, इतना प्रेशर होता है। आपका टीचर भी उसी मूड में घुसता है कि 150 बच्चों को कंट्रोल करना है, बात ख़त्म। ना वो आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा, ना आपको समझाएगा, ना उतना टाइम देगा, क्योंकि उसके सिर पे हेडेक है कि हमको 10 बैच को देखना, 8 बैच को देखना है, कोर्स भगाना है। कहाँ 1 बैच, कहाँ 10 बैच, तुरंत अंतर बैठ गया। क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, कम दीजिए, लेकिन ढंग से पढ़ाइए। ये मार्केट का सिद्धांत
पहला सिद्धांत है। चलिए हो गया भाई, हेडलाइन डायग्राम बन गया ना सब। हेडलाइन डालिए सर्कुलर हेलिक्स, बस इसकी डेफिनेशन भर है आपके कोर्स में, और सर्कुलर हेलिक्स की पहचान है कि कैसे आप पहचानोगे। सर्कुलर हेलिक्स, सिलेंड्रिकल हेलिक्स तो आपको पता चल गया, AI.TI इज इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना। जहाँ ये दिख जाए या कप्पा अपॉन टा इज इक्वल टू tan अल्फा कांस्टेंट दिख जाए, वही आपका सिलेंड्रिकल हेलिक्स है। कहते हैं जब किसी सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर हेलिक्स बनता है, सिलेंडर भी दो तरीके के होते हैं ना, सर्कुलर सिलेंडर और आपका नॉर्मल सिलेंडर। ये जो बना था ये नॉर्मल सिलेंडर था। जब आप सर्कुलर सिलेंडर मतलब सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल सिस्टम की बात करते हैं। जब आप सर्कुलर सिलेंडर लेते हैं और उसके ऊपर हेलिक्स मतलब ऐसे ऐसे कॉइल लपेटते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स का मतलब सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर हेलिक्स। सर्कुलर हेलिक्स का मतलब सर्कुलर हेलिक्स का मतलब सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर व्हेन वी रैप अ कॉइल मतलब हेलिक्स बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर हेलिक्स। सर्कुलर सिलेंडर कैसे मिलता है? सिलेंडर का सेक्शन लेकर के, ठीक है। जब सिलेंडर का सेक्शन लेते हैं तो वो सर्कुलर के फॉर्म में होता है, उसी को बोलते हैं सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर कॉइल को लपेट दीजिए तो जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं सर्कुलर हेलिक्स, ठीक है। लिखिए, आ हेलिक्स which lies on the surface of circular cylinder, which lies on the surface of circular cylinder is called circular helix, is called circular helix। लाइन चेंज करके, द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स इज, द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स इज, कहीं देखा है ये, x1 इज इक्वल टू a cos थीटा, x2 इज इक्वल टू a sin थीटा और x3 इज इक्वल टू a थीटा कॉट अल्फा। हमने खुद चेंज कराया था ये आपको अभी पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना। इक्वेशन दिया रहता था कार्टेशियन में x1 x2 x3 के फॉर्मेट में, और चेंज करना बताए थे। कहते थे x1 और x2 की जगह ये रखोगे तो x3 में वैल्यू पुट करने पर अपने आप ये आएगा। एक क्वेश्चन में कराया था, मतलब आपने उसमें क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, सर्कुलर हेलिक्स पढ़ा था, ठीक है। लिख लीजिए, जहां अल्फा कांस्टेंट होता है, x1 इज इक्वल टू a cos थीटा, x2 इज इक्वल टू a sin थीटा, x3 इज इक्वल टू a थीटा कॉट अल्फा। इसको पढ़ करके जाइएगा। हो गया। हम सोच रहे हैं कल 2 घंटा हम पढ़ा दें क्या? हाँ, 3 से 5 हम पढ़ा दे रहे हैं, 5 से 6 सर पढ़ा देंगे LPP, ठीक है। तो कल मेरा 3 से 5 रहेगा। चलिए, चलवा लीजिए, ठीक है। चलिए बताते हैं कल का सर से भी बात करके। नेक्स्ट लिखिए, ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल, ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल और द सर्किल ऑफ कर्वेचर। ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल और द सर्किल ऑफ कर्वेचर, और द सर्किल ऑफ कर्वेचर। देखिए, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन की कोई लिमिटिंग कंडीशन बताए थे कि
किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन तब कहलाता है जब वो उस पॉइंट पे टेंजेंट को कंटेन करता है, नेबरिंग पॉइंट से पास करता है, एस क्यू टेंड्स टू पी। ठीक, क्यू टेंड्स टू पी। ठीक है, ऑस्कुलेटिंग सर्किल के लिए बता रहे हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करने वाले सर्किल को ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहते हैं, सबसे आसान परिभाषा। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करने वाले सर्किल को ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहते हैं, सबसे आसान परिभाषा। ठीक, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में खींचा गया कोई भी सर्किल, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में खींचा गया कोई भी सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाता है। ठीक, दूसरी परिभाषा, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया सर्किल, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा अगर वो इस कर्व के साथ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा। पहली परिभाषा, a circle in osculating plane is called osculating circle। ठीक, दूसरी परिभाषा, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल कहलाएगा अगर वो 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेगा, किसके साथ? कर्व के साथ। इफ इट हैज़ 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ द कर्व। ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखता था, थ्योरम दिए थे हम होमवर्क के लिए, है ना। तीसरी परिभाषा, मान ले रहे पी क्यू आर तीन पॉइंट हैं कर्व के ऊपर, पी क्यू आर 3 पॉइंट है कर्व के, पी क्यू आर 3 पॉइंट ऑन कर्व। ठीक, पी पे खींचा गया सर्किल एट पी ऑस्कुलेटिंग सर्किल बनाएगा तब, तीसरी परिभाषा ऑस्कुलेटिंग प्लेन की, Q टेंड्स टू P एंड R टेंड्स टू P। तीनों परिभाषाओं को हमने मर्ज कर दिया। बस ऑस्कुलेटिंग प्लेन बताए थे, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। पहली टेंजेंट को कंटेन करे, दूसरी नेबरिंग पॉइंट से पास करे, तीसरी Q टेंड्स टू P। ठीक, सुनिए, ऑस्कुलेटिंग प्लेन में खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल नेबरिंग पॉइंट से पास करे, है ना। नेबरिंग पॉइंट से किसी कर्व पे खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल होगा, नेबरिंग पॉइंट से पास करे, मतलब कितने पॉइंट नेबरिंग पॉइंट से? 3। कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे? 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखे। ठीक है, आखिरी Q टेंड्स टू P, किसी कर्व के किसी पॉइंट P पर खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल तब होगा जब Q टेंड्स टू P और R टेंड्स टू P, दोनों कहाँ टेंड कर जाएंगे? P पे। ये तीनों परिभाषाएं ऑस्कुलेटिंग सर्किल की हैं, हमको तो सबसे अच्छी ये वाली लगती है ना। कोई भी पूछे ऑस्कुलेटिंग सर्किल, धड़ल्ले से बोलिए अरे ऑस्कुलेटिंग प्लेन में खींचा गया सर्किल ऑस्कुलेटिंग सर्किल। अच्छा बेटा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है? ये होता है। और क्या ऑस्कुलेटिंग प्लेन की परिभाषा है? ये है। अच्छा, एक और बता दो, बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। चलो बेटा, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में ज़रा ये बताओ, कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं? हाँ, फिर बेटा ऑस्कुलेटिंग प्लेन का ज़रा इक्वेशन लिख के दिखाना। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो। अच्छा, कितनी एक्सिस होती हैं? सर 3 होती है, बाई नॉर्मल होती है, 3 प्लेन होते हैं ऑस्कुलेटिंग रेक्टिफाइंग बाई नॉर्मल। कितनी एक्सिस होती है? TI, PI, BI, है ना। TI, PI, BI के जरा परपेंडिकुलर प्लेन्स का इक्वेशन सबका लिख करके दिखाना।
ठीक है, तो ये पूरा ऐसे वाइवा होता है जैसे हम आपको बताए हैं एक एक चीज़। तो कोई भी टॉपिक अगर पकड़ो तो उसके चारों तरफ सब पकड़ लो। अरे बहुत प्यार से बतियाएंगे, मतलब पता है ना, जरा सा कड़क होंगे आप लोग रोने लगते हैं। अरे लड़के रोते हैं, लड़कियां तो छोड़िए, हम तो लड़कों को रोते हुए देखे वहीं पे टप 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 आंसू। लिखने को कुछ कह दो ऐसा से हाथ कांपेगा, लगेगा वही गिर जाएंगे, और ऐसा बेहोश हो गया तो खुद का हेडक हो गया, है ना। मतलब ये स्थिति हम लोग देखते हैं। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। अरे सामने वाला निगल थोड़ी ना जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो चुल्ले भाड़ में गया। डरना किस बात से, नहीं आएगा नंबर ही तो काटेगा ना, हम क्यों डर के सिंपैथी पाके नंबर भिखारी की तरह बटोरे। नहीं देगा नहीं देगा, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस से जाइए। आपका कॉन्फिडेंस आपका पहला हथियार होता है, डर के सब भूल जाता है। खा थोड़ी ना जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डांट देंगे, डांट लेंगे, बस ख़त्म, मारेंगे भी नहीं, बस डांटेंगे। एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, उसके तो आप लोग आदी हैं, है ना। चलिए लिखिए, ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल ऑफ द और द सर्किल ऑफ कर्वेचर, लिखते चलिए इसमें। लिखिए, द ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल एट पॉइंट P, द ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल एट पॉइंट P, द ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल एट पॉइंट P on any curve, comma, is a circle which has 3 points of contact, which has 3 points of contact with the curve at P. or a circle which lies in the osculating plane is called osculating circle, पैराग्राफ चेंज करके, let P, Q, R, let P, Q, R be the 3 points on the curve, then the osculating circle at a point P, comma, is the limiting position of the circle when the point Q tends to P and R tends to P. Q tends to P and R tends to P. हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। हम जरा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि यहाँ हम जो फॉर्मेट लिखेंगे एक्चुअली में वो फॉर्मेट आया कहाँ से है। हमको 2 डायमेंशन में जरा सर्किल का इक्वेशन बोलिए, विथ सेंटर A एंड B, रेडियस R। बोलिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है,
मॉडिफाई कर रहे हैं थोड़ा सा, n डायमेंशन में होगा तो आप लिखोगे xi माइनस ci का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, ड्रॉप द समेशन, अडॉप्ट द कन्वेंशन। x1 माइनस c1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस c2 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस c3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या होगा, c1 c2 c3, वेरिएबल पॉइंट x1 x2 x3, है ना। आपको पता है कि यहाँ पे वेक्टर्स के बीच में स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। आपने शुरुआत में ही बहुत पहले ही पढ़ा था, वेक्टर ए के स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए। शुरुआत में ही, हमको लगता है बेसिक सेकेंड ईयर में था ये, 11th में भी था और आपने इसकी ब्रीफ हिस्ट्री की स्टडी की होगी सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो आज के बाद सर्किल का इक्वेशन आप यही लिखोगे, xi माइनस सी आई डॉट xi माइनस सी आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर सी आई, रेडियस r एंड द वेरिएबल पॉइंट xi, ठीक है। लिखिए, लेट ci be the coordinate of center C. Let ci be the coordinate of center C of the circle of curvature at point pxi। मतलब किसी कर्व के किसी पॉइंट pxi पे सर्किल लिया गया है जिसका सेंटर है आपका ci, ठीक है। देखिएगा, अब हम यहाँ पे xi नहीं लिख सकते क्योंकि xi कर्व का पॉइंट है और सर्किल का इक्वेशन लिखना है तो सर्किल पे एक आर्बिटेरी पॉइंट लेंगे, है ना। आर्बिटेरी पॉइंट हम मान ले रहे हैं कैपिटल xi है। हमेशा किसी भी कर्व के इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इलिप्सॉइड, पैराबोलाइड, कैटनरी, कोई भी कर्व आप ले लो, उसका इक्वेशन निकालने का बेसिक यही होता है कि सबसे पहले उस पर क्या कंसीडर करते हैं, आर्बिटेरी पॉइंट। x, y, z, xi जो भी होता है क्या होता है, आर्बिटेरी पॉइंट। चूँकि xi कर्व का पॉइंट है तो इस सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हमने इस सर्किल पे आर्बिटेरी पॉइंट क्या ले लिया है, कैपिटल xi। पहले ही क्लियर कर दिए ये बात, ठीक है। लिखिए, कर्वेचर एट पॉइंट pxi and small a be the radius of circle, and small a be the radius of circle, then the equation of circle of curvature, then the equation of circle of curvature, ब्रैकेट में लिखिए ऑस्क्यूलेटिंग सर्किल ब्रैकेट बंद, may be written as xi माइनस सी आई डॉट xi माइनस सी आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चूंकि रेडियस आपने a मानी है, हो गया। नीचे से लिखिए, वेयर कैपिटल xi is the coordinate of the current point on the circle, ठीक है। यही रोक दीजिए, बाकी कल बताएंगे।